सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल ओम ज्ञान कुंडू को और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो से। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10वीं क्लास सामाजिक की पुस्तक सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र पाठ 2 संघवाद के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, इसके नोट्स की बात करेंगे। आपको यहाँ पर अपडेट जानकारी भी देंगे जो आपके एग्जाम में काम आएंगे, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट भी ये ध्यान रखें। तो इसका उत्तर है संघवाद। संघवाद सरकार का वह रूप है कि इसमें शक्ति का विभाजन यानी शक्तियों का बंटवारा किया गया, आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार या क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है क्योंकि इसमें स्वयं शासन यानी स्वयं का शासन, वे साझा यानी सबका मिला जुला शासन की व्यवस्था होती है, इसलिए इसको संघवाद कहा गया है। और संघवाद से हमेशा देश के फायदा होता है देश को, और ये बहुत उपयोगी भी है। इसके अलावा इसकी विशेषताएं बता दें। संघवाद व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तर वाली होती है, जैसे भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन, 3 स्तर वाली सरकार है। नंबर 2, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। नंबर 3, विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित होते हैं। नंबर 4, संविधान में मौलिक प्रावधानों का बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो पाता है। नंबर 5, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है, जैसे सुप्रीम कोर्ट। नंबर 6, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। नंबर 7, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता सुरक्षा करना और इसके अलावा क्षेत्रीय जो विविधता है उनका पूरा सम्मान देना। संघवाद यानी सरकार के प्रकार 2, एकात्मक शासन और संघीय शासन। और आपको यहाँ पर जानकारी दे दूँ, भारत दोनों का मिश्रण है। एकात्मक शासन के भी गुण है यहाँ और संघात्मक शासन के भी। तो इनको बारी बारी से हम बात करते हैं। सबसे पहले एकात्मक शासन, जो केंद्र स्तर पर होता है। सारी जो केंद्रीय जो पावर होते हैं, केंद्र सरकार के पास सभी अधिकार होते हैं, बाकी इकाइयाँ इसके अधीन होकर काम करती हैं। प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश दे सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे यूके, इटली। इसके अलावा दूसरी बात करते हैं संघीय व्यवस्था। इसमें 2 स्तर वाली सरकार होती है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे इंडिया में 3 है। तो इसमें केंद्र सरकार पूरे देश के लिए और राज्य सरकार एक राज्य के लिए। तो जो केंद्र सरकार होती है वो केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती, और राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियाँ होती है, वे केंद्र सरकार को जवाबदेही नहीं होती उसके प्रति। तो ये इसके एग्जाम्पल देखें अगर संघीय व्यवस्था के, संघात्मक व्यवस्था बोलते हैं इसको, तो इसके एग्जाम्पल भारत, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है। और जैसा कि मैंने एक बार पहले ही बता चुका हूँ कि भारत में दोनों का मिश्रण है, एकात्मक शासन भी है और संघात्मक शासन के गुण भी पाए जाते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों आपको और जानकारी यहाँ पर दे दूँ, भारतीय संघवाद की विशेषताएं। अब तक हमने संघवाद की विशेषता की थी, लेकिन अब भारतीय संघवाद की विशेषताएं आपको बता दें। सबसे 1, लिखित संविधान है। नंबर 2, कठोर संविधान है। नंबर 3, शक्तियों का विभाजन किया गया। नंबर 4, देव शासन प्रणाली। नंबर 5, संविधान की सर्वोच्चता यानी सबसे टॉप पर माना गया संविधान को। नंबर 6, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की विशेष स्थिति यहाँ पर उसको सब जो है पालन करते हैं। और नंबर 7, भारतीय जो संघ का स्वरूप, ये है भारतीय संघवाद की विशेषताएं। यहाँ पर आप कार्टून भी देख रहे हो, लोगों को या लोगों की शक्ति होनी चाहिए। ये आपसे मैं पूछता हूँ, इसमें अपना कमेंट जरूर दें, अपना आंसर जरूर दें। इसके अलावा
भारत में संघवाद का विकास कैसे हुआ। दोस्तों ये आपको कुछ डिटेल में जानकारी देने के लिए, तो इसमें ध्यान से देखें। भारत में देखें आज़ादी से पहले संघात्मक प्रणाली का विकास कैसे हुआ। तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से 50 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को प्रदान किया था। भारत में भारत सरकार अधिनियम के 1935 के माध्यम से सबसे पहले संघवाद शब्द का प्रयोग किया गया। सबसे पहले प्रयोग किया था 1935 में, और इस प्रकार भारत में संघवाद का जन्म हुआ। अब संघीय शासन व्यवस्था दो तरीकों से गठित होती है। 7 आकर संघ या राज्यों द्वारा राज्यों का गठन। तो 7 आकर संघ में 2 या अधिक स्वतंत्र का 7 आकर एक बड़ी इकाई गठित करना, अपनी संप्रभुता, अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता हथियार करना, बनाना। प्रांतों को समान अधिकार होता है, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और राज्यों का गठन होता है, जैसे राज्यों का गठन और राज्य अंतर्राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। केंद्र सरकार इसमें ज़्यादा ताकतवर होती है, जैसे भारत, बेल्जियम और स्पेन। तो शासन, संघीय शासन व्यवस्था के 2 तरीके, राज्यों का गठन और 7 आकर संघ। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं विधायी शक्तियों की सूची की। इसमें मुख्य तौर पर 4 होते हैं। सबसे पहले संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और चौथी होती है अवशिष्ट सूची। उसके बारे में बताएंगे। तो संघ सूची, कानून बनाने का अधिकार संसद के पास, इसमें लगभग 100 विषय होते हैं। राज्य सूची, कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल यानी राज्य के पास 61 विषय होते हैं। समवर्ती सूची, कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास, राज्य सरकार के पास भी और केंद्र सरकार के पास। राष्ट्रपति शासन की स्थिति में, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राज्यसभा द्वारा संबंधित राज्य की सहमति से। इसके अलावा संघ सूची में विषय आते हैं सुरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, विदेशी ऋण, बैंकिंग, वायु, जल, रेल, परिवहन, जनगणना आदि। राज्य की सूची में कृषि, पुलिस, जेल, न्याय, सच्चाई, पंचायती राज, भू राजस्व, लोक स्वास्थ्य। समवर्ती सूची आपको बता दें दोनों का हक होता है, राज्य का भी और संघ का भी। इसमें शिक्षा, मजदूर संगठन, जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रीय जलमार्ग और जंगल, ये 3 सूची है। इसके अलावा एक चौथी सूची भी है, अवशिष्ट सूची, जिसमें नए विषय शामिल किए गए हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, साइबर क्राइम हो गया, इंटरनेट हो गया, उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा कुछ और विषय अगर बचे हैं तो संघ सूची में शामिल कर लिए जाते हैं। अब बात करते हैं भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में। ये प्रश्न भी बहुत टॉप क्लास का, इसको ध्यान से देखें। संघीय सरकार 2 या 2 से अधिक सत्रों वाली होती है, जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ। इसके फलस्वरूप या इसके परिणाम स्वरूप 3 सत्रों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, कि इसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा गया। इसकी परिभाषा देखें, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो ये है परिभाषा विकेंद्रीकरण की। इसके अलावा विकेंद्रीकरण भारत में कैसे, वो देख सकते हो आप। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट भी 2 प्रकार से, एक अर्बन होगी, एक विलेज यानी गांव जैसी होगी। तो इसको आप देख सकते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट में म्युनिसिपलिटी यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत। और ग्राम पंचायत में अगर देखें तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत, ब्लॉक समिति किसको बोलते हैं, और विलेज पंचायत। हिंदी में देख सकते हैं, सबसे ऊपर जिला पंचायत, गांव में अगर देखें, फिर ब्लॉक समिति, फिर ग्राम पंचायत। गांव की बात करें तो इसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। ये सिस्टम जो है भारत में अपनाया गया है, और ये लोकल जो है शासन है, इसको काफ़ी मजबूत किया गया है। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो किसी भी समय आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, या अपना कमेंट डाल सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। इसके अलावा संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, तो संघीय व्यवस्था में 3 चीज़ मेन है। नंबर 1, भाषाई राज्य होनी चाहिए, भाषा के आधार पर, जैसे भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए। दूसरा, भाषा नीति होनी चाहिए, क्योंकि 22 भाषाओं को यहाँ मान्यता दी गई। और इसके अलावा केंद्र और राज्य जो संबंध है वो मजबूत होनी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं हम भाषाई राज्य और भाषा नीति की।
तो भाषाई राज्य जो आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से, अलग अलग जगह अलग अलग बोली जाती है। कहीं पंजाबी, कहीं कश्मीरी, कहीं मराठी, कहीं गुजराती, कहीं को तमिल, और ज़्यादातर जो हिस्सा है वो हिंदी बोली जाती है भारत में। और भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है, और उनमें से हिंदी प्रमुख भाषा के तौर पर मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको विशेष जानकारी दे दूँ, राज्यों का गठन जो पुनर्गठन किया गया वो भाषाई आधार पर ही किया गया है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पर मैप के माध्यम से कह सकते हैं। और आखिर में हम यही कहते हैं, हिंदी हैं हम, कोशिश करें अपनी राजभाषा बोलें, हिंदी बोलें। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, भारत में केंद्र और राज्यों के संबंध मधुर भी हैं और कड़वे भी हैं। कड़वे तब होते हैं जब केंद्र में सरकार किसी दूसरी पार्टी की और राज्य में किसी दूसरी की है, तो वहाँ बहुत कड़वे संबंध भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं वो 3 प्रकार से हैं: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। ये 3 मुख्य हैं, इसके ये संबंध होते हैं केंद्र और राज्य में। और आपको कई बार देखा भी होगा, जैसे अब करंट का मैं बता दूं, दिल्ली सरकार और सेंटर में मोदी सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है, इनमें आपस में जो संबंध है खटास पर चले हुए। अभी करंट की मैं आपको जानकारी दूं, बिल्कुल करंट की, अभी फरवरी 2021 की मैं दे दूं। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री है जो दिल्ली का अरविंद केजरीवाल, उसकी शक्ति कम कर दी, और उपराज्यपाल है जो अनिल बैजल, उसको शक्ति दे दी है। किससे? केंद्र और राज्य संबंध बिगड़ गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना यूं ही फीडबैक देते रहें, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।